चलिए, इनकम अंडर द हेड सैलरी, उसकी रिवीजन चल रही थी बेटा। फेज़ 1 अलाउंसेस निपटा दिया, फेज़ 2 परक्यूजेट वो निपटा दिया, फेज़ 3 प्रोविडेंट फंड अभी ले लेता हूँ, और फेज़ 4 रिटायरमेंट बेनिफिट। बस ये 4 चीज़ें हैं सैलरी चैप्टर में पढ़ने लायक बेटा। तो फेज़ 3 की तरफ चल रहे हैं साहब, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एक स्कीम होती है जिसमें हर महीने कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कराता है, उतना सेम अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है। ये दोनों पैसे इकट्ठे होके प्रोविडेंट फंड में जमा होते हैं, इंटरेस्ट उसमें इकट्ठा होता रहता है। कल को एम्प्लॉय जब भी रिटायर होगा ये लमसम अमाउंट उसको वापस मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एक मंथली स्कीम होती है। हर महीने कुछ अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, उतना सेम अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी जेब से मिलाएगा। पैसा एक फंड में, प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा होता रहेगा। कल को एम्प्लॉय जब रिटायर होगा सारा पैसा उसको वापस मिलता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। प्रोविडेंट फंड में 4 चीज़ें हो जाती हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा हो रहा है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा हो रहा है। नंबर 3, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें इकट्ठा हो रहा है। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें इकट्ठा हो रहा है। कुल मिला के 4 टाइप की पेमेंट है जो प्रोविडेंट फंड में इकट्ठी होती हैं। इन चारों की टैक्स ट्रीटमेंट पढ़नी है, और कल को जब ये लमसम पैसा विड्रॉल होगा उस विड्रॉल के टाइम क्या ट्रीटमेंट होगी ये टैक्स ट्रीटमेंट पढ़नी है। 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं बेटा अपने पास, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहले थ्योरेटिकल इनके बारे में बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 से बेटा ये गवर्न होता है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो तो चले गए बेटा आपके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन होती है, या तो वो प्रोविडेंट फंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप कर ले, या जो गवर्नमेंट का फंड ओपन है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड उसमें मंथली बेसिस पे वो कंट्रीब्यूट करता रहे। दोबारा, प्राइवेट सेक्टर जो भी एम्प्लॉयर हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जो भी हो गए बड़े बड़े एम्प्लॉयर बेटा, इनके पास ऑप्शन होती है या तो ये प्रोविडेंट फंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप कर लें, या ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का फंड बना हुआ है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड उसमें ये पैसा कंट्रीब्यूट करते रहें। अगर गवर्नमेंट वाले फंड में ये पैसा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे सारे प्रोविजन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लगेंगे। और अगर इन्होंने फंड गवर्नमेंट वाले में जमा ना करवा के अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में फंड सेटअप कर लिया तो इन्हें 2 कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अगर ये दोनों कमिश्नर अप्रूवल दे देते हैं, फंड होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन दोनों में से कोई एक अप्रूवल देता है या कोई भी अप्रूवल नहीं देता, फंड माना जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और तीसरा होता है बेटा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता, ये बैंक में ओपन होता है। आप में कोई भी इसको ओपन कर सकता है। साल में मिनिमम 500 रुपये जमा होते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख तक इसमें जमा होते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं, वो नाम है प्रोविडेंट फंड इसलिए इकट्ठा पढ़ रहे हैं। तो एक एक फंड की ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 से बेटा ये गवर्न होता है। 5 चीज़ें पढ़नी है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लमसम विड्रॉल। एक एक चीज़ को पिक कर रहा हूँ बेटा मैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा सारा का सारा क्या होता है बेटा ये एग्जाम्ड होता है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये भी सारा का सारा क्या होगा बेटा आपका फुल्ली एग्जाम्ड होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जाम्ड, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा फुल्ली एग्जाम्ड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसका अपना पैसा है, टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। एक पर्सन अपने आप से तो इनकम कमा नहीं सकता, वो अपना पैसा है इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोविडेंट फंड में जमा करवा रहा है, टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। हाँ एक वीआईपी ट्रीटमेंट है, सेक्शन 80C में क्या मिल जाएगी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। और क्योंकि अब आप रिवाइज कर रहे हो 80C अलाउड तभी होता है जब वो ओल्ड टैक्स रिजीम में होगा, न्यू टैक्स रिजीम में 80C भी अलाउड नहीं होता। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता बेटा, 80C में डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में कवर होता है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट था बेटा, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन साल का 2.5 लाख रुपए तक है,
नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन साल में 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो एक्सेस वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। मैथमेटिकली एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे साल का 1.5 लाख है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख है, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख है, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए है, 2.5 लाख तक का बेटा आपका टैक्स फ्री, 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे साल का 3.5 लाख है, 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा बेटा, 2.5 लाख से ऊपर का जो इंटरेस्ट है 1 लाख के ऊपर वो इंटरेस्ट आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, केवल एम्प्लॉय ही क्या कर रहा है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो 2.5 लाख की जगह लिमिट 5 लाख की है। अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इंटरेस्ट कहाँ तक टैक्स फ्री है, 2.5 लाख तक। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, केवल एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है, तो 2.5 लाख की जगह लिमिट कितने की है बेटा, ये 5 लाख। तो चारों पॉइंट हो गए। पहला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C सब्जेक्ट टू वो ऑल टैक्स रिजीम के अंदर है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन साल का 2.5 लाख तक है, इंटरेस्ट नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है, एक्सेस 2.5 लाख से जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अगर गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एम्प्लॉयर का, तो 2.5 लाख की जगह लिमिट कितनी हो जाती है बेटा, 5 लाख। कल को रिटायरमेंट के टाइम जब ये लमसम अमाउंट बेटा विड्रॉ करेंगे उस टाइम क्या ट्रीटमेंट होगी सर? रिटायरमेंट अगर 5 साल के बाद आपने जॉब छोड़ी है उसके बाद पैसा विड्रॉ करोगे, हमेशा और हमेशा क्या होता है, ये टैक्स फ्री होता है। अगर 5 साल के अंदर अंदर बेटा ये पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हैं 5 कारणों से, डेथ के कारण, इलनेस के कारण, आपके बेटा परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस के कारण, पैसा आपने क्या करा, एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में डाल दिया जब जॉब चेंज हो जाती है, ट्रांसफर ऑफ प्रोविडेंट फंड के कारण, या पैसा प्रोविडेंट फंड से निकाल के आपने एनपीएस में डाल दिया, नेशनल पेंशन स्कीम। इन 5 केसेस में विड्रॉल टैक्स फ्री होता है। डेथ, इलनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर ऑफ फंड टू एनपीएस, इन 5 केसेस में विड्रॉल टैक्स फ्री होता है। 5 के अलावा अगर आप 5 साल के अंदर विड्रॉल करेंगे देन इट शैल बी टैक्सेबल। ये था इन टोटलिटी बेटा आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। लास्ट टाइम बोलो तेजी से बेटा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन fully exempt, interest on employer contribution fully exempt, employee contribution eligible for 80C deduction subject to employee is covered under all tax regime। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इंटरेस्ट एग्जाम्ट है, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा आपका साहब 2.5 लाख तक, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है, इंटरेस्ट कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 2.5 लाख से ऊपर वाले पे, अगर 3 लाख है तो पूरे 3 पे नहीं, 50,000 पे जो इंटरेस्ट बनेगा इट शैल बी टैक्सेबल। और लमसम विड्रॉल करेंगे सर्विस के 5 साल के बाद, अगर विड्रॉल करेंगे हमेशा एग्जाम्ट होगा। सर्विस के 5 साल के अंदर अंदर अगर विड्रॉल करेंगे, 5 कारणों से बेटा आपने विड्रॉल करा, डेथ के कारण, इलनेस के कारण, क्लोजर ऑफ बिजनेस के कारण, प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर के कारण, या पैसा निकाल के बेटा आपने एनपीएस में डाल दिया, इन 5 केसों में विड्रॉ करोगे तो एग्जाम्ट होगा। 5 के अलावा किसी और केस में विड्रॉ करोगे इट शैल बी टैक्सेबल। ये हुआ बेटा वाइंड अप कंप्लीटली स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक बार फिर दोबारा थ्योरेटिकल बेटा, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर जो है ऑप्शन होती है या तो गवर्नमेंट का जो फंड बना हुआ है उसमें पैसा डिपॉजिट करते रहें, गवर्नमेंट के बेटा फंड में पैसा डिपॉजिट करते रहेंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाले प्रोविजन लगेंगे। या दूसरी ऑप्शन क्या होती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फंड को सेटअप कर लो। अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फंड को सेटअप कर लिया, 2 कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए, इनकम टैक्स कमिश्नर, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दोनों अप्रूवल दे देंगे तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। किसी एक ने अप्रूवल दी, किसी ने अप्रूवल नहीं दी, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सबसे ज़्यादा टेक्निकल ये है, टाइम लगाते हैं इसको, 2-3 बार रिवाइज करते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन
दो केसेस में टैक्सेबल होता है। नंबर 1, या तो वो सैलरी के 12% से ज़्यादा चला जाए, या एनुअल कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज़्यादा चला जाए। दोबारा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर है बेटा, कहीं बेहताशा क्या ना कर दें, कंट्रीब्यूशन ना कर दें। दिमाग में इमेज ले लो, मुकेश अंबानी साहब रिलायंस के क्या हैं, डायरेक्टर हैं बेटा, प्राइवेट सेक्टर है, कहीं बेहताशा कंट्रीब्यूशन ना हो जाए। तो लॉ ने बोल दिया एक लेवल तक छोड़ेंगे, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। वो लेवल क्या है, सैलरी का 12%, या तो सैलरी का 12% परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज बेटा 7.5 लाख तक, और है एंड नहीं है। अगर सैलरी के 12% से ऊपर चला गया तो भी टैक्सेबल है, या सैलरी के 12% से ऊपर नहीं गया पर एनुअल कंट्रीब्यूशन अमाउंट वाइज 7.5 लाख से ऊपर चला गया तो एक्सेस वाला क्या हो जाएगा बच्चे, टैक्सेबल हो जाएगा। जी सैलरी का मतलब क्या, 12% किसका निकालना है, सैलरी का मतलब है सेम HRA वाला, बेसिक पे, DA रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। ये तीनों चीजें लो बेटा, तीनों चीजों का टोटल मिला के आ गया साहब 20 लाख रुपए, हाइपोथिकेट, बेसिक पे, DA रिटायरमेंट, परसेंटेज बेस्ड कमीशन, तीनों का टोटल कितना आ गया बेटा, 20 लाख रुपए। 20 लाख का 12% कितना हो गया जी, 2,40,000। अगर कंट्रीब्यूशन 240 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर कंट्रीब्यूशन 240 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा एक्सेस वाला टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें, बेसिक पे, DA रिटायरमेंट, परसेंटेज बेस्ड कमीशन, ये तीनों मिला के 5 करोड़ है। 5 करोड़ का 12% 60 लाख, तो 60 लाख एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, 7.5 लाख, 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट होगा, 7.5 से ऊपर बेटा 52 लाख, 52.5, इट शैल बी टैक्सेबल। तो और है ये ध्यान रखना, या तो सैलरी के 12% से ऊपर चला जाए, या अमाउंट वाइज बेटा 7.5 लाख से ऊपर चला जाए। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट रेट 9.5% तक है। अगेन प्राइवेट सेक्टर है बेटा, कहीं बेहताशा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एम्प्लॉयर को तो फर्क पड़ना नहीं, PGBP में खर्चे क्लेम कर लेगा। तो एक अपर कैप लगा दी बेटा इन्होंने, 9.5% तक का इंटरेस्ट है तो आपको छोड़ देंगे, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अगर इंटरेस्ट रेट 9.5% से ज़्यादा है तो एक्सेस वाला जो इंटरेस्ट होगा एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड सैलरी। माइंड अप करो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा दो केसेस में टैक्सेबल। नंबर 1, परसेंटेज वाइज सैलरी के 12% से ज़्यादा हो जाए, या अमाउंट वाइज एनुअल कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज़्यादा हो जाए। तो एक्सेस वाला जो भी होगा, परसेंटेज में 12 से ऊपर, अमाउंट में 7.5 लाख से ऊपर, वो एक्सेस वाला टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। नंबर 2, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट अगर 9.5% है तो एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट रेट बेटा 9.5 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा वो एक्सेस वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। नंबर 3, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फिर वही बात, एम्प्लॉय का अपना पैसा है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ, लॉ ने क्या कर दिया बेटा, ATC की रिडक्शन प्रोवाइड कर दी, पर ATC तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय ओल्ड टैक्स रिजीम में होगा, न्यू टैक्स रिजीम में ATC भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दो केसेस में टैक्सेबल होगा। नंबर 1, या तो इंटरेस्ट रेट बेटा उसको 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है। नंबर 2, एनुअल कंट्रीब्यूशन उसका 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। इन दो केसेस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट, सुन भी रहे हो नलायक हो, कहीं ऐसे प्रवचन दिए जा रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट रेट 9.5% से ज़्यादा, या एनुअल कंट्रीब्यूशन बेटा आपका 2.5 लाख से ज़्यादा, तो इस केस में इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट बेटा, लमसम विड्रॉल बिल्कुल सेम है, 5 साल के बाद विड्रॉल करोगे हमेशा एग्जाम, 5 साल के अंदर अंदर विड्रॉल करोगे 5 कारणों से, डेथ, इलनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ फंड या ट्रांसफर ऑफ फंड टू NPS, इन 5 केसेस में एग्जाम, 5 के अलावा टैक्सेबल। ये है सेकंड फंड बेटा आपका, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। लास्ट टाइम एक बार फिर दोबारा ले लो। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फंड सेटअप कर लेता है और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड कमिश्नर दोनों उसको अप्रूव कर देते हैं, वो फंड हो जाता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नंबर 1, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की क्या ट्रीटमेंट होगी, दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 1, या तो वो सैलरी के 12% से ज़्यादा हो जाए, या
एनुअल कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए। सैलरी का मतलब बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन, फुल स्टॉप। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट अगर 9.5% पर एनम तक है तो लॉ से छोड़ दो, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। और अगर इंटरेस्ट रेट 9.5% से ऊपर चला गया तो जितना ऊपर चला गया वो एक्सेस वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा एटीसी में डिडक्शन, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू में तो वो भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2 केसेस में टैक्सेबल होगा। नंबर 1, या तो इंटरेस्ट रेट 9.5% से ऊपर जा रहा है बेटा, या एम्प्लॉय का एनुअल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। लमसम विड्रॉल एग्जैक्ट सेम है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की तरह, 5 साल के बाद हमेशा एग्जम्प्ट है। 5 साल के अंदर अगर 5 कारणों से है, डेथ, इलनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ फंड, ट्रांसफर टू एनपीएस, तो एग्जम्प्ट है बेटा। इसके अलावा 5 साल के अंदर किसी और कारण से हुआ देन इट शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। तीसरा फंड है बेटा आपका अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। फिर थ्योरेटिकल बोलो, एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड सेटअप कर लिया पर उसको अप्रूवल नहीं मिली, या तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से या प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से, तो वो फंड क्या हो जाता है? अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब जब पैसा कंट्रीब्यूट करोगे उस टाइम इसकी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, लो इकट्ठा हिसाब किताब बराबर करेगा जब ये लमसम विड्रॉल करोगे। तो जब जब कंट्रीब्यूट करते हैं उस टाइम इसकी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं, या बोल दो एग्जम्प्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब जब कंट्रीब्यूट करेगा नो टैक्स ट्रीटमेंट, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया, सारा हिसाब किताब कब बराबर होगा? जब लमसम विड्रॉल करेंगे। फिलहाल वैसे ही पढ़ते रहो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो टैक्स ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो टैक्स ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका बेटा एटीसी भी अलाउड नहीं होगा क्योंकि अनरिकग्नाइज है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, जब जब क्रेडिट हो रहा है कुछ नहीं होगा। लॉसेस वेट एंड वॉच, इकट्ठा हिसाब किताब बराबर करेंगे जब ये रिटायर होगा। अब लमसम विड्रॉल के टाइम क्या होगा? लमसम विड्रॉल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सारा का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सारा का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, 100% टैक्सेबल है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसका अपना पैसा उसको वापस मिल रहा है, कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 100% टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगा बेटा? वो टैक्सेबल होगा। ये है साहब अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सबसे सिंपल है ये। जब जब कंट्रीब्यूट होता है कुछ नहीं करना, जहाँ कुछ नहीं करना होता वहाँ वैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हो क्योंकि आपको भी कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नो टैक्स ट्रीटमेंट। हिसाब किताब कब बराबर होगा? लमसम विड्रॉल, उस टाइम ये 100% निपटेगा। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 100% टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 100% टैक्सेबल, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसी का पैसा उसको वापस मिल रहा है, कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इनकम मानो, टैक्सेबल कर दो अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है जी। चौथा और लास्ट फंड है बेटा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी बैंक में ओपन कर सकता है, मिनिमम 500 रुपये से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एम्प्लॉय का अपना पैसा वो आग लगाए, उसने प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिया, हमें क्या दिक्कत है? तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, एम्प्लॉय को डिडक्शन दे देंगे, वो भी अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है। इंटरेस्ट जितना भी मिलता है पीपीएफ में सब एग्जाम्प्ट होता है, और मैच्योरिटी जो भी होगी पीपीएफ की हमेशा और हमेशा एग्जाम्प्ट होती है। इसको प्रैक्टिकल जब फाइनल में आओगे उसको बोलते हैं ई। फाइनल में इसको बोलेंगे बेटा ई स्कीम होती है टैक्सेशन की, ई स्कीम, ई एग्जाम्प्ट। पहला ई इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन, जब कंट्रीब्यूशन करेगा उस टाइम क्या मिलेगी? इसको डिडक्शन मिलेगी। दूसरा जब जब कमाएगा इंटरेस्ट तो एग्जाम्प्ट है। तीसरा मैच्योरिटी के टाइम ई, वो भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट होगा। इसको बोला जाता है ई। LIC ये भी ई है। जब जब कंट्रीब्यूट करते हैं एटीसी उसके ऊपर जो भी कमाई होगी बेटा आपका एग्जाम्प्ट होती है। मैच्योरिटी के टाइम जो भी मिलेगा सारा का सारा एग्जाम्प्ट होता है। स्कीम होती है ई। आपके इंटर लेवल पे नहीं है, इंटर लेवल पे जो था वो बता दिया। पीपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, इंटरेस्ट उस पर होगा ही नहीं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, एटीसी में डिडक्शन ले ले भाई, ओल्ड टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट तेरा एग्जाम्प्ट है, लमसम विड्रॉल एग्जाम्प्ट है।
खत्म। ये थे 4 टाइप के आपके बेटा प्रोविडेंट फंड। आगे चलूं या चारों दोबारा लूं? बोलो। जैसे कहो 3 चीजें हो गई, अलाउंसेस हो गए, परक्यूजिट हो गई, और क्या हो गया बेटा आपके प्रोविडेंट फंड हो गए। एक बच गया बस अब रिटायरमेंट बेनिफिट। 5 टाइप के रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ने हैं, पेंशन, ग्रेचुटी, लिव इन कैशमेंट, रिट्रेंचमेंट और वीआरएस। 5 7 10 मिनट में वो भी हो जाएंगे। शैल आई मूव ऑन और शैल आई रिपीट इट अगेन, जैसे आप कंफर्टेबल हों। बढ़ू आगे? चलो जी, रिटायरमेंट बेनिफिट पे आओ बेटा। सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट इसके हिसाब से ही चलता हूँ। अच्छा, सुपर एन्वेशन फंड रह गया। सुपर एन्वेशन फंड ये भी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बेटा बनता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए तक होता है साल का, तो एग्जम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख से ऊपर है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेस वाला टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन सुपर एन्वेशन फंड हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80C में डिडक्शन मिलेगी अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है। इंटरेस्ट बेटा हमेशा एग्जाम्प्ट होगा और लमसम विड्रॉल इसका भी क्या होता है, हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। सुपर एन्वेशन फंड ऑप्शनल होता है, एम्प्लॉयर चाहे तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर ले, होता मंथली एक्सरसाइज है। हर महीने एम्प्लॉयर अमाउंट जमा कराएगा, एम्प्लॉय की सैलरी से भी डिडक्ट होगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख तक है एग्जाम्प्ट, 1.5 लाख से ऊपर है तो एक्सेस वाला टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80C में डिडक्शन मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजीम में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बेटा एग्जाम्प्ट। लमसम विड्रॉल ये भी आपका साहब एग्जाम्प्ट होगा। और एक अमेंडमेंट आई थी बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम, ये तीनों मिला के मैक्सिमम 7.5 लाख हैं। ये तीनों मिला के मैक्सिमम कितने हैं बेटा, 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट हैं। अगर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर चला गया तो एक्सेस वाला कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा। 3 जगह थे बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस। तीनों कंट्रीब्यूशन मिला के 7.5 लाख तक हैं तो एग्जाम, 7.5 लाख से ऊपर है तो कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल। तो मान लो अगर उसने 7.5 लाख ही प्रोविडेंट फंड में एग्जॉस्ट हो गए तो सुपर एन्वेशन फंड में 1 रुपया भी हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। एनपीएस में 1 रुपया भी हुआ इट शैल बी टैक्सेबल। तीनों के मिला की जो लिमिट है वो 7.5 लाख है। गॉट इट? चलो जी, अब शुरू करते हैं अपने रिटायरमेंट बेनिफिट। सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट है बेटा आपका, ये आगे पीछे क्यों है नोट्स, ग्रेचुटी है। सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट है बेटा आपका ग्रेचुटी। ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद मिलेगी तो एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल होती है। अगर ग्रेचुटी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस ले ली रिटायरमेंट से पहले, फुल्ली टैक्सेबल। तो ग्रेचुटी पढ़ते रहेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट है, पर कहीं एग्जाम में आ जाए कि ग्रेचुटी मिल गई ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, तो क्या आंसर होगा, फुल्ली टैक्सेबल। तो 2 केस बन जाएंगे, ग्रेचुटी इन कैश ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट है चाहे अदरवाइज है। ग्रेचुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आता है या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आता। तो 3 टाइप के एम्प्लॉय हो जाएंगे बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, या एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पोगा। तो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लो। रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितनी भी ग्रेचुटी मिलती है सारी की सारी एग्जाम्प्ट होती है। और लॉजिक समझाया था बेटा, इसलिए नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लॉजिक ये है उनको मिलती ही उतनी है जितनी एग्जाम्प्ट होती है। ये 5 रिटायरमेंट बेनिफिट में पढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला एग्जाम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला एग्जाम्प्ट, तो दिमाग में ये आ जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनसे क्या टैक्स लेना। ये ऐसे नहीं है, वो फंसे पड़े हैं, वो उनको मिलता ही उतना है जितना एग्जाम्प्ट होता है, इसलिए लिखा हुआ है वहां पर एग्जाम्प्ट। एनीहाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलेगी एग्जाम्प्ट,
अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम। 3 कंडीशन दी, 3 कंडीशन का जो भी मिनिमम होगा वो एग्जाम्ड होगा। नंबर 1 हर जगह क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। नंबर 2 स्टैट्यूटरी लिमिट है बेटा 20 लाख की। नंबर 3 15/26, 26 का मतलब है बेटा 4 संडे अलाउड हुए हैं, हाफ मंथ सैलरी और उसमें 4 संडे अलाउड हैं, इसलिए कर दिया 15/26 इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम की सैलरी लेनी है। सैलरी में क्या चीज लेनी है बेटा, बेसिक पे, डीए सारा, रिटायरमेंट वाला नहीं है, डीए 100% कंसिडर करना है, इनटू ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। धीरे धीरे एनालाइज करते हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या है भाई, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एनालिसिस लायक कुछ है ही नहीं, जो मिले उसको लिख लो। नंबर 2 स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, कुछ नहीं करना, वो 20 लाख ही रहना है। तीसरी कंडीशन पे आओ, इसके 3 पार्ट हैं, अलग खोल लो। पार्ट 1 15/26, लॉजिक समझा दिया, 4 संडे अलाउड है, लॉजिक को छोड़ो रट लो। 15/26 इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम सैलरी, सैलरी में 2 चीजें, बेसिक पे प्लस डीए, इंटू ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ये कह रहा है जितने कंप्लीट ईयर आपने काम किया वो ले लो, और अगर फ्रैक्शन आता है, 6 महीने का फ्रैक्शन है तो इग्नोर करो, 6 महीने से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो कंप्लीट ईयर कंसीडर कर लेना। एग्जाम्पल, मैंने 19 साल 5 महीने काम करके रिटायरमेंट ली, 19 साल। मैंने 19 साल 6 महीने काम करके रिटायरमेंट ली, 19 साल। मैंने 19 साल 7 महीने काम करके रिटायरमेंट ली, 20 साल। 6 महीने तक का फ्रैक्शन है, इग्नोर करो, फ्रैक्शन 6 महीने से ऊपर है, कंप्लीट ईयर कंसीडर करो। ठीक है जी, केवल तीसरी कंडीशन बोल दो बेटा, 15/26 इंटू बेसिक पे प्लस डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और छोटा कर लो यार, बेसिक पे प्लस डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू जितने साल काम किया वो साल ले लो, और अगर वो फ्रैक्शन आ रहा है 6 महीने तक का फ्रैक्शन है तो इग्नोर कर देना, 6 महीने से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो कंप्लीट ईयर। 25 साल 3 महीने, 25 साल, 25 साल 6 महीने, 25 साल, 25 साल 7 महीने, 26 साल कंसीडर होंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया बेटा आपका एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पोगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3। एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पोगा जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आता, इसमें भी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम। पहली कंडीशन सेम है, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। दूसरी कंडीशन सेम है बेटा, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ ₹20 लाख। तीसरे में चेंज है, इधर 15/26 था, इधर 15/30 है। 15/30 को शॉर्टकट में बोल देते हैं 1/2, इधर 15/30 26, इस वाले में क्या है बेटा 15/30 बोल दो या 1/2 बोल दो, इनटू रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने की एवरेज सैलरी, रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने की एवरेज सैलरी। तो जब ये रिटायर हुआ उससे ठीक पहले 10 महीने की बेसिक पे लो, उससे ठीक पहले 10 महीने का डीए रिटायरमेंट वाला लो, उससे ठीक पहले के 10 महीने का परसेंटेज बेस्ड कमीशन लो, 10 महीने का बेटा उसकी एवरेज निकाल लो। तो 15/30 इंटू सैलरी, सैलरी कब की लेनी है, रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने। उस सैलरी में लेना क्या क्या है, बेसिक पे प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। ठीक है जी, इनटू ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन कितना मर्जी बड़ा हो इग्नोर करना, कंप्लीट ईयर कंसीडर करते हैं। 25 साल 1 महीने, 25 साल, 25 साल 6 महीने तो भी 25 साल, 25 साल 9 महीने तो भी 25 साल। तीसरी कंडीशन में चेंज है, तीसरी कंडीशन दोनों की रिवाइज करा रहा हूं, इधर मैं बोल रहा हूं ऐसे कर रहा हूं तो पोगा है, इधर नॉट कवर्ड अंडर पोगा। पोगा वाले में आओ, इधर 15/26, इधर 15/30, इधर सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देखनी है, इधर रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी देखनी है, इधर सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस डीए सारा का सारा है, इधर सैलरी का मतलब 3 चीजें, बेसिक पे प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। इधर कंप्लीट ईयर तो लेने ही है, फ्रैक्शन भी ले लेंगे अगर 6 महीने से ऊपर का है, इधर केवल क्या लेने हैं बेटा, कंप्लीट ईयर कंसीडर करने हैं।
ये है बेटा आपका ग्रेचुटी। एक दो पॉइंट इसमें याद रखने लायक थे, छोटे छोटे बेटा। पहला पॉइंट फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, ग्रेचुटी इन कैश ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। दूसरा, ये स्टैट्यूटरी लिमिट जो 20 लाख है, ये फॉर द होल लाइफ ऑफ एम्प्लॉय है। 20 लाख की स्टैट्यूटरी लिमिट एम्प्लॉयर वाइज नहीं है, होल लाइफ ऑफ एम्प्लॉय के 20 लाख हैं। क्या मतलब, पास्ट में मुझे ग्रेचुटी मिली और मुझे उसकी एग्जम्पशन मिल गई थी 12 लाख की। पहले मैंने किसी एम्प्लॉयर के पास काम किया, मुझे वहां से ग्रेचुटी मिली, मैंने तीनों कंडीशन का मिनिमम निकाला, वो मिनिमम निकल के आ गया लेटर से 12 लाख, हाइपोथेटिकल फिगर है बेटा। तो पास्ट में मेरी ग्रेचुटी कितनी एग्जम्प्ट हो गई, 12 लाख। मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, मैंने दोबारा कोई जॉब ज्वाइन कर ली, वहां से फिर रिटायर हुआ और वहां से मुझे ग्रेचुटी मिली। तो जब मैं 3 कंडीशन में स्टैट्यूटरी लिमिट लिखूंगा, दोबारा 20 लाख नहीं लिखूंगा, 20 माइनस 12, 8 लाख क्या मानी जाएगी मेरी स्टैट्यूटरी लिमिट। कहना ये चाह रहा हूं बेटा, 20 लाख की लिमिट फॉर द होल लाइफ ऑफ एम्प्लॉय है। इसको दूसरे तरीके से बोलो, अगर पास्ट में कोई ग्रेचुटी एग्जम्प्ट करवाई है, वो स्टैट्यूटरी लिमिट से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सर मैं साइमल्टेनियसली 2 जगह एम्प्लॉयमेंट में हूं, पार्ट टाइम, एक्स लिमिटेड में भी हूं, वाई लिमिटेड में भी हूं, दोनों जगह से मुझे क्या मिल गई, ग्रेचुटी मिल गई। तो 20-20 लाख पर एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉय के मिला के क्या है साहब, ओवरऑल 20 लाख होंगे। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ ग्रेचुटी इन टोटलिटी। ये है बेटा अपना पहला रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है जी। ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिलेगी तो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय के डेथ के बाद ग्रेचुटी उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी, फैमिली मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगी बेटा अंडर द हेड अदर सोर्स। टैक्सेबल उसी पैटर्न पे होगी जैसे सैलरी में था। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी तो एग्जाम्प्ट, पोगा एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम्प्ट। और अगर नॉन पोगा को मिलेगी सेम उसी पैटर्न पे। क्रक्स ऑफ द मैटर, एम्प्लॉय को मिलती है तो सैलरी, फैमिली मेंबर को मिलती है तो बेटा अदर सोर्स। टैक्सेबल उतना ही होगा अदर सोर्स में जितना एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होता अंडर द हेड सैलरी। ठीक है जी। ये वाइंड अप हुआ बेटा आपका पहला साहब ग्रेचुटी। सेकंड क्या है बेटा, पेंशन। पेंशन 2 टाइप की पेंशन होती है, एक होती है कम्यूटेड पेंशन, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन। मेरी रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट के बाद मेरी पेंशन लग गई 20,000 रुपये महीना। हर महीने अगर मैं ये 20-20 हज़ार रुपये लेता रहूँगा, इसको बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। जो मंथली बेसिस पे पेंशन लेते हैं, दिस वन इज नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन। मेरे एग्जाम्पल में 20,000 रुपये महीना। ऑल ऑफ सडन बेटा घर पे पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, डॉटर की मैरिज करनी है, मुझे लमसम पेमेंट चाहिए, 20,000 रुपये में खर्चा नहीं चल रहा बेटा। तो एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन होती है, वो अपनी पेंशन का कुछ पोर्शन सरेंडर कर दे अपने एम्प्लॉयर को, उसके बदले एम्प्लॉयर उसको एक लमसम अमाउंट दे देगा। उस लमसम अमाउंट को बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन। अपने एग्जाम्पल को कैरी कर रहा हूँ, 20,000 रुपये महीना मेरी पेंशन है, हाइपोथेटिकल फिगर है बेटा। ये 20-20 हज़ार रुपये हर महीने अगर मैं लेता रहूँगा, अनकम्यूटेड पेंशन है। मुझे ऑल ऑफ सडन फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई, एम्प्लॉयर को मैंने रिक्वेस्ट करी एक लमसम अमाउंट दे दो, एम्प्लॉयर माना बेटा, और मैंने अपनी 60% पेंशन सरेंडर कर दी। 60% 20,000 का, 60% कितना हो गया, 12,000। ये मैंने अपना राइट सरेंडर कर दिया, उसके बदले मुझे लमसम मिल गए 10 लाख। ये 10 लाख को क्या बोला जाएगा, कम्यूटेड पेंशन। अब फ्यूचर में मुझे 20,000 रुपये महीना नहीं मिलेगी, 60% तो मैं सरेंडर कर चुका हूँ, 40% मिलेगी फ्यूचर में मुझे। 20,000 का 40% 8,000, वो 8,000 तो मानी जाएगी अनकम्यूटेड, और 60% जिसके बदले मैंने लमसम अमाउंट ले लिया, उसको क्या बोला जाएगा, कम्यूटेड पेंशन। ट्रीटमेंट क्या है इसकी बेटा, अगर आपकी पेंशन मंथली है, जिसको हम अनकम्यूटेड बोलते हैं, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। मंथली पेंशन बोल दो, अनकम्यूटेड पेंशन बोल दो बेटा, जो मिल रही है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट है चाहे अदरवाइज है। कम्यूटेड पेंशन जो लमसम है, लमसम पेंशन बेटा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी फुल्ली एग्जाम्ड, इसलिए नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए कि उसको मिलती ही उतनी है जितनी एग्जाम्ड होती है। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो चेक करो, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पैसे वाला है, बिना पैसे वाला है। पैसे वाला मतलब उसको ग्रेचुटी भी मिल रही है, बिना पैसे वाला मतलब नलायक को ग्रेचुटी नहीं मिल रही। अगर उसको ग्रेचुटी भी मिलती है 1/3 एग्जाम्ड होगा, अगर ग्रेचुटी नहीं मिलती हाफ एग्जाम्ड होगा। दोबारा, कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी फुल्ली
एग्जाम्ड। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, चेक करो ग्रेचुटी मिलती है या ग्रेचुटी नहीं मिलती। अगर ग्रेचुटी मिलती है तो लो मान के चल रहा है इसके पास पहले से ही पैसा है, एग्जम्पशन कम दो 1/3। और अगर उसके पास ग्रेचुटी भी है और पेंशन भी उसने कम्यूट करवा ली तो एग्जम्पशन मिलेगी बेटा 1/2। अब दिक्कत ये है 1/3 या 1/2 किसका करना है, जो मिला उसका मत कर लेना। मेरे वाला एग्जांपल लो, मैंने 60% पेंशन कम्यूट करवाई थी, कितने मिले थे 10 लाख। 60% पेंशन कम्यूट करवाई एग्जांपल में, मुझे मिले 10 लाख। तो रिमेंबर 10 लाख का 1/3 या 1/2 नहीं करना। 10 लाख अपने आप में 60% है, अगर 100% कम्यूट करवाता तो कितना मिलता, कैलकुलेटर है क्या? 10 लाख अपने आप में 60% है, अगर 100% कम्यूट करवाता तो कितना मिलता, वो जो 100% निकल के आएगा उसका 1/3 या 1/2 करना है। छोड़ो कैलकुलेटर, वो जो भी निकल के आ जाए, थ्योरेटिकल है ना, सुनने पे ध्यान दो। बोलूं मैंने 60% कम्यूट करवाया, राउंड फिगर ले लेता हूं, मुझे 12 लाख मिले। 60% कम्यूट करवाया और मुझे कितने मिले, 12 लाख रुपए मिले। और बेटा मैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो लो मुझसे पूछेगा भाई तुझे ग्रेचुटी मिल रही है या ग्रेचुटी नहीं मिल रही। अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 एग्जाम्प्ट करेंगे, ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो हाफ एग्जाम्प्ट करेंगे। 1/3 या 1/2 12 लाख का मत ले लेना। 12 लाख अपने आप में 60% है। अगर मैं 100% कम्यूट करवाता हाइपोथेकेट तो मुझे कितना मिलता, 20 लाख। 12 लाख डिवाइड बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर मैं इसको 100% कम्यूट करवाता तो मुझे 20 लाख मिलते। 20 लाख का 1/3 या 1/2 एग्जाम्प्ट होगा। एसएससी के फेवर में है, जो मिला उसका 1/3 या 1/2 नहीं किया, जो मिला उसको 100% पे लेके जाओ एक बार, फिर उसका 1/3 या 1/2 आपका एग्जाम्प्ट होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ पेंशन इन टोटलिटी। एम्प्लॉय जब तक जिंदा है पेंशन उसके हेड में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय की डेथ के बाद पेंशन उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी, फैमिली मेंबर के हेड में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्स। और यहाँ पर डिडक्शन मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। न्यू टैक्स रिजीम 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लेस। सुना ही नहीं, दोबारा। एम्प्लॉय जब तक जिंदा है एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। टैक्सेबल कैसे होगा, आपके सामने स्क्रीन पे है। अनकम्यूटेड है तो सारा टैक्सेबल होगा, कम्यूटेड है गवर्नमेंट के हैंड में एग्जाम्प्ट, अदर देन गवर्नमेंट के हैंड में इधर 1/3 और 1/2 एग्जाम्प्ट होगा। एम्प्लॉय जब तक जिंदा है, एम्प्लॉय की डेथ के बाद पेंशन किसको मिलेगी बेटा, उसके फैमिली मेंबर को। फैमिली मेंबर के हैंड में बोला जाता है फैमिली पेंशन। उसको एग्जम्पशन मिलेगी 1/3 ऑफ पेंशन ओल्ड टैक्स रिजीम, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। न्यू टैक्स रिजीम 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लेस। फ्लैट है 15,000 नालायक, पर मंथ या पर एनम नहीं है। पेंशन का 1/3 और सीधा 15,000 से कंपेयर विच एवर इज लेस। इधर 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लेस। कोई पर मंथ नहीं है, कोई पर एनम नहीं है, फ्लैट 15,000 या 25,000 एज द केस मे बी। फिर इसमें 2 सेक्शन पढ़ाई थी, सेक्शन 10 क्लॉज 17, सेक्शन 10 क्लॉज 18। सेक्शन याद मत करना, कंटेंट याद कर लेना बेटा। अगर एम्प्लॉय आपके साथ पैरा एसएफ के एम्प्लॉय हैं, मिलिट्री के एम्प्लॉय हैं, बीएसएफ के एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ये आर्मी वाले हैं, अगर इनकी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली मेंबर को जो भी पेंशन मिलेगी फुल्ली एग्जाम्प्ट। आर्म्ड फोर्सेस थे, पैरा मिलिट्री थे बेटा, इनकी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस अगर डेथ होती है, उनके फैमिली मेंबर को जो भी पेंशन मिलती है फुल्ली एग्जाम। 10-17 10-18 पढ़ाया था बेटा आपको। अगर आप गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर, ये मिलते नहीं है गैलेंट्री अवार्ड, अगर आप ये गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, इसके बाद आपको पेंशन मिलती है, चाहे आपको मिले चाहे उनकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिले, फुल्ली एग्जाम्ड होना भी चाहिए। देश के लिए कुछ करा होगा तभी इन्हें क्या मिल रहा है, गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है। वीर चक्र, परमवीर चक्र अपने आप में बड़ी चीज़ है बेटा। तो इसमें जो भी पेंशन मिलती है सारी की सारी एग्जाम्ड। मिलिट्री सर्विसेज परफॉर्म करते वक्त डेथ हो गई, बॉर्डर पे पोस्टिंग है, पाकिस्तान नालायक बदतमीज मानता ही नहीं है, उनने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, बीएसएफ के जवान की डेथ हो गई, उसकी विडो को जो भी पेंशन मिलेगी सारी की सारी एग्जाम्ड। ठीक है जी। 2 रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए बेटा। पहला ग्रेचुटी,
दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया बेटा आपका पेंशन। यहां तक कोई क्वेरी पहले वो क्लियर कर लो, नहीं भागम भाग हो जाए। ऑनलाइन कोई है भाई, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? जरा ओके भेजो। इनका भी पता नहीं चलता ना कि ये झपकी ले रहे हो। अरे कुछ तो लिख के भेज दो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके सर, ठीक है जी। चलो जी, तीसरा है बेटा लीव सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्टेन टाइप की लीव प्रोवाइड करता है, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, एक्स टाइप लीव, वाई टाइप लीव, उससे कोई लेना देना नहीं। आप सीधा मुद्दे पे आओ। एम्प्लॉय छुट्टी वाले दिन काम पे आ रहा है, उसके बदले उसको पेमेंट मिल रही है। क्रक्स में याद कर लो, एम्प्लॉय छुट्टी वाले दिन काम पे आ रहा है, उसके बदले उसको क्या मिल रही है? पेमेंट मिल रही है। एम्प्लॉय की इच्छा होती है या तो भाई तू इसको हर महीने इन कैश करता रहे, अक्टूबर की सैलरी नवंबर में मिलनी है, हाँ भाई ये बता अक्टूबर में छुट्टी वाले दिन संडे को कितने दिन आया तो काम करने? जी एक संडे में काम करने आया था, चल सैलरी ले। या दूसरा उसके पास ऑप्शन होती है इकट्ठा करता रहे, रिटायरमेंट के टाइम हमसे एक लमसम अमाउंट ले लियो। एम्प्लॉय की इच्छा है, आप एम्प्लॉय हैं बेटा, छुट्टी वाले दिन आप काम पे आ रहे हैं, या तो आप मंथली बेसिस पे वो सैलरी लेते रहो या आप काम करते रहो, एक्यूमुलेट होने दो, रिटायरमेंट के टाइम क्या ले लेना है? एक लमसम अमाउंट ले लेना। अगर लिव इन कैश करवाई है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। लिव इन कैश ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, वेदर गवर्नमेंट और अदरवाइज। और अगर लिव इन कैश करवाते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लिव इन कैश का मतलब छुट्टी के बदले पैसा, काम करने आए थे उसके बदले पैसा। अगर ये रिटायरमेंट के टाइम इन कैश करवाओगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जाम्ड। क्यों एग्जाम्ड? मिलेगा उतना बेचारों को जितना एग्जाम्ड होता है, 25 लाख से ऊपर मिलेगा ही नहीं, 25 लाख तक एग्जाम्ड होता है, स्टैट्यूटरी लिमिट, इसलिए एग्जाम्ड है वो इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है ना। चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जाम, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फॉर इज एग्जाम। 4 कंडीशन है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फॉर इज एग्जाम। सबसे पहले तो नालायक सी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरी और ज्यादा नालायक, स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख, पहले 3 लाख थी, ये बढ़ा के कर दी नालायकों ने 5, फिर बढ़ा के कर दी सीधा 25। स्टैट्यूटरी लिमिट 25। कंडीशन 1 अमाउंट एक्चुअल रिसीव। कंडीशन 2 स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 25 लाख। कंडीशन 3 रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी का टोटल, रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी का टोटल। सैलरी का मतलब 3 चीजें, बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। दोबारा बोलो, पहली कंडीशन एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरी स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 25 लाख, तीसरी बेटा आपका रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी का टोटल, एवरेज मत कर देना, 10 महीने की सैलरी का टोटल। और वो सैलरी में 3 चीजें, बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। चौथी कंडीशन पे टाइम लगाओ, वो समझने लायक है। लिव अनअवेल्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उतने दिन की सैलरी। पहले बोलना सीख लो, फॉर्मूले तो बाद में सेट होते रहेंगे। चौथी कंडीशन क्या है? जो लिव अनअवेल एज पर इनकम टैक्स एक्ट रह गई, उतने दिन की सैलरी। समझ आया? लिव अनअवेल एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सर इसका मतलब क्या होता है? क्लास में समझाया था बिल्कुल देसी तरीके से। लिव अवेल इसका मतलब छुट्टी ले ली, नालायक काम पे नहीं आया, फिर दोबारा लिख देता हूं क्योंकि लास्ट वाली कंडीशन टेक्निकल है। लिव अवेल छुट्टी ले ली, दुष्ट काम पर नहीं आया। अच्छा काम पे नहीं आया तो पेमेंट किस चीज की? लिव अनअवेल, छुट्टी वाले दिन काम पर आया। समझ आना चाहिए यार, किसी भी तरीके से बस समझ लो। लिव अनअवेल, छुट्टी वाले दिन काम पे आया, शाबाश, इसकी तुझे क्या मिलेगी? पेमेंट मिलेगी। लास्ट कंडीशन क्या है? इनकम टैक्स के हिसाब से जितनी लिव अनअवेल बच रही है उसकी सैलरी।
बोलना सीख लो। इनकम टैक्स के हिसाब से जितनी लिव अनअवेल बच रही हैं, बन रही हैं, उसकी सैलरी। अब सर इनकम टैक्स का हिसाब क्या है? स्टेप 1, हाँ भाई तूने कितने साल काम किया ये बता। कंप्लीट ईयर लेने हैं, फ्रैक्शन इग्नोर कर देना। कंप्लीट ईयर, सर मैंने 25 साल 11 महीने काम किया, फ्रैक्शन को इग्नोर करो। कितने साल? 25 साल। इनकम टैक्स एक साल में 30 दिन की छुट्टियां प्रोवाइड करता है। लॉ में लिखा हुआ है, ये एज्यूम नहीं कर रहा मैं। इनकम टैक्स एक साल में कितनी छुट्टियां देता है? 30 छुट्टियां प्रोवाइड करता है। तो 25 इंटू 30, इनकम टैक्स के हिसाब से टोटल छुट्टियां बन गई 750 दिन की। सबसे पहला काम रट लो, कंप्लीट ईयर, फ्रैक्शन को इग्नोर करो। दूसरा काम, कंप्लीट ईयर को 30 से मल्टीप्लाई कर देना। इसका क्या मतलब है? इनकम टैक्स एक साल में 30 छुट्टियां अलाउड करता है, तो मेरे एग्जांपल में 25 साल हैं। टोटल इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी छुट्टियां हो गई? 750। उसमें से माइनस कर दे भाई लिव एक्चुअली अवेल। काम पे कितने दिन नहीं आया? सर 600 दिन तो वो काम पे ही नहीं आया। तो इनकम टैक्स के हिसाब से अनअवेल कितनी बच गई? 150। लास्ट कंडीशन है 150 दिन की सैलरी। लास्ट कंडीशन है 150 दिन की सैलरी। वो निकलेगी कैसे 150 दिन की सैलरी, वो अभी बताता हूं। पहले 150 समझ में आ गया? बोलो जरा, स्टार्टिंग से चारों कंडीशन बोलो। स्टेप 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, बकवास। स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख और ज्यादा, बकवास। तीसरा थोड़ा सा ठीक है, रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी का टोटल लेना है। बेसिक पे, डी रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस कमीशन, पिछले 10 महीने का टोटल ले लेना। ठीक है जी। जो टोटल आ जाए ना, टोटल आ रहा है 5 लाख, हाइपोथेकेट। एक छोटा सा मन में कोई देख ना ले, अरे ये कर्सर क्यों नहीं काम कर रहा, एक वैसी साइड में कैलकुलेशन कर लेना। एवरेज कितनी आएगी? एवरेज कहीं लिखनी नहीं है, मन में चल रहा है ये। लिखना तो क्या है? 5 लाख। चौथा कंडीशन क्या है? 150 दिन की सैलरी। ये 150 दिन कैसे निकला? स्टेप 1, कंप्लीट ईयर लो। स्टेप 2, कंप्लीट ईयर को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। दुनिया वाले किस नाम से बोलते हैं? टोटल लिव एज पर इनकम टैक्स एक्ट 750। उसमें से माइनस कर दो लिव एक्चुअली अवेल, वो हो जाएगी 600। हाइपोथेकेट है ये, जो क्वेश्चन में दे रखी हो। रिमेनिंग बच गई 150। 150 दिन की सैलरी। अब एग्जाम में क्या होशपोश होती है? 150 इंटू 50,000। 50,000 तो पूरे महीने की है, एक दिन की कितनी होगी? डिवाइड बाय 30। सर मंथ में 31 भी होते हैं बेटा, फिर 28 भी तो होते हैं, तो लो ने बीच का ले लिया 30, कहीं इसमें तुम्हारी ईगो हट हो जाए। ठीक है ना? ये कुछ नहीं है, एक दिन की सैलरी है। सर क्यों निकाली है? क्योंकि हमें 150 दिन की चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है अपनी कंडीशन नंबर 4। एग्जाम में कहां फंस सकते हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे। एग्जाम में कई बार इंग्लिश में वो सीधा ही बोल देगा 150 दिन की सैलरी के बदले, 150 दिन के बदले आपको कितना अमाउंट मिला बेटा? 15 लाख मिले। तो चौथी कंडीशन में सीधा 150 दे रखा है। सुनिए नहीं रहे यार। या तो वो कंप्यूट करवाएगा आपको ऐसे, अगर ऐसे कंप्यूट करवाए तो मुझे पता है तुम सब कर लोगे, क्योंकि तुम रट्टू तोते हो, फॉर्मेट दिमाग में सेट है तुम्हारे सब। कंप्लीट ईयर मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस लिव अवेल, सब कुछ कर लोगे। वो और भी एक्सपर्ट है, तुमसे भी आगे बैठा है, वो सीधा यही दे देता है 150 दिन। तो लैंग्वेज देख लेना, अगर 150 दिन दे रखे हैं फिर तो दे ही रखे हैं ना, ये नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आखिरी में सीधा ये कर देना बस। ये था तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट बेटा, लिव सैलरी। इसकी भी स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख है होल लाइफ के लिए। अगर पास्ट में कोई एग्जाम हुई है तो फ्यूचर में 25 लाख में से माइनस कर लेंगे। एम्प्लॉय को मिलेगी तो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी, उसके डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी तो टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, और एग्जम्पशन उतनी मिलेगी जितनी एम्प्लॉय को मिलती। वाइंड अप हुआ बेटा तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट, लिव सैलरी। इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा सा टेक्निकल है, कहते हो रिपीट करूं? स्पेसिफिकली चौथी कंडीशन, बहुत बार रिपीट हो गया ना। चौथी कंडीशन को हिंदी में बोलना है, एक लाइन में बोलना हो तो क्या बोलें? लिव अनअवेल एज पर इनकम टैक्स एक्ट उतने दिन की सैलरी। ये बोलना सीख लो यार, लिखने में तो कुछ भी नहीं है। लिव अनअवेल एज पर इनकम टैक्स एक्ट उतने दिन की सैलरी। ठीक है जी, ये हो गया तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट।
चौथा रिटायरमेंट बेनिफिट होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। दो कंपनसेशन होते हैं, एक होता है रिट्रेंचमेंट, एक होता है वीआरएस। मैं एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय, मैं आपको कह रहा हूँ ये ले 10 लाख रुपए, प्यार से बोल रहा हूँ बाहर चले जाओ, काम छोड़ के चले जाओ, वीआरएस है। धक्का दे के निकालूंगा, रिट्रेंचमेंट है। धक्का देते नहीं है, समझने के लिए। अगर मैं आपको एक स्कीम दे रहा हूं कि भाई लमसम अमाउंट लो, अपने आप ही काम छोड़ के चले जाओ, उसको बोलते हैं वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। और अगर आप मान ही नहीं रहे, वीआरएस नहीं ले रहे, मैं आपको फोर्सिबली निकालता हूं, इसको बोलते हैं बेटा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एग्जाम्प्ट होगा, उतना एग्जाम्प्ट होगा जितना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में खाली ये लिखा है बस, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एग्जाम्प्ट होगा, उतना होगा जितना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लिखा हुआ है। पोचो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या लिखा है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम्प्ट। पहली कंडीशन तो नालायक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो मिल जाए उसको लिख लो। दूसरी कंडीशन नालायक है, स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख। तीसरी कंडीशन देख लो बेटा, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 मंथ, 3 मंथ, पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी और ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ठीक है, सैलरी का मतलब बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट, परसेंटेज बेस्ड कमीशन। कर लोगे, कुछ करने लायक नहीं है, फॉर्मेट में फिट करना है। ये था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लास्ट वाला कंपनसेशन बेटा वीआरएस। वीआरएस में हम एक लमसम अमाउंट दे रहे हैं, आप अपने आप जॉब छोड़ के चले जाओ। पहली कंडीशन एग्जाम्प्ट जो होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, स्टैट्यूटरी लिमिट यहाँ पर भी कितनी है बेटा? 5 लाख। तीसरा इंपॉर्टेंट है, 3 महीने की सैलरी, एवरेज नहीं टोटल है, ये एवरेज नहीं है, ये टोटल है, मल्टीप्लाई बाय जितने साल काम किया, इसको बोलते हैं जितने साल काम किया, हर साल 3 महीने की सैलरी। सर मैंने काम किया 20 साल 9 महीने, तो पहले 9 को हटाओ, 20 इंटू 3, 60 महीने की सैलरी। एक साल में 3, तो 20 साल में कितने हो जाएंगे बेटा? 60। तो कंडीशन तीसरी क्या हो जाएगी? 3 इंटू सैलरी इंटू ईच कंप्लीट ईयर। ऐसे कर लो यार, 3 इंटू सैलरी इंटू ईच कंप्लीट ईयर। सैलरी लेनी है बेटा ये, ठीक है। और लास्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो सैलरी है उसको लो, और सुपर एनुएशन होने में जितने मंथ रहते हैं उसको लो। क्या होता है सुपर एनुएशन? समझाया था नालायकों। एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच के जब जॉब छोड़ते हैं उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन। उससे पहले अगर जॉब छोड़ दें उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। जैसे इंडिया में सुपर एनुएशन होता है 60 साल, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं ना, पापा जी रिटायर हो गए, दादाजी रिटायर हो गए, वो रिटायर नहीं हुए, सुपर एनुएट हुए। एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच के जब जॉब छोड़ते हैं सुपर एनुएशन। उससे पहले अगर जॉब छोड़ दें या कोई धक्का दे के हमें निकाल दे उसको क्या बोला जाता है? रिटायरमेंट बोला जाता है। तो मेरी बेटा सुपर एनुएशन की एज थी 60 साल, नालायकों ने 55 साल में वीआरएस दे दी। तो कितने मंथ बचे हुए हैं? 5 साल का महीने, 60 महीने। कितने महीने बचे हुए हैं सुपर एनुएट होने में? 60 महीने। लास्ट कंडीशन है 60 महीने की सैलरी। दोबारा, मेरे को सुपर एनुएट होना था 60 साल में, दोस्तों ने 50 साल में ही वीआरएस दे दी। महीने निकालने हैं, साल कितने हैं? 10, महीने कितने हो गए? 120। लास्ट कंडीशन है 120 महीने की सैलरी। चारों में से जो भी मिनिमम होगा ये आपका एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है ग्रेच्युटी, उसके बाद आता है लिव इन कैशमेंट, उसके बाद आता है पेंशन। ये आखिरी के 2 कभी आ जाए तो आ जाए। माइंड अप हो गया बेटा आपने रिटायरमेंट बेनिफिट पे। 1-2 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने आखिरी में लिखवाए थे थ्योरी के, वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था बेटा, अगर सैलरी ज्वाइन करने से पहले, जॉब ज्वाइन करने से पहले कोई अमाउंट मिलता है या जॉब टर्मिनेट होने के बाद एम्प्लॉयर से कोई अमाउंट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। एनी अमाउंट ज्वाइनिंग बिफोर एम्प्लॉयमेंट बेटा और एनी अमाउंट रिसीव आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। क्या एग्जांपल दिया था बेटा मैंने बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन का? आप इन्फोसिस के बेटा एम्प्लॉय हैं, मैं टिस्को, मेरी आपके ऊपर नज़र है, आप बढ़िया एम्प्लॉय हैं, मैंने आपको ऑफर दिया, पकड़ एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए, मुझे ज्वाइन कर।
आपने बोला नहीं आऊँगा, मैं इन्फोसिस के पास काम कर रहा हूँ, बुरे समय में इसने साथ दिया था। मैंने बोला ले 10 लाख रुपए और मुझे क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। इसने बोला नहीं आऊँगा। मैंने बोला पकड़ 50 लाख रुपए और मुझे ज्वाइन कर ले। नालायक कह रहा है कब से आऊँ? तो ये जो अमाउंट दिया था ये बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। रिसिपिएंट की इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सेम यही एग्जांपल दिया था दोस्तों, ऐसे भी देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। सेकंड एग्जांपल दिया था आफ्टर सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल याद आ रहा हो? नौकरी खत्म होने के बाद। भाई तुम्हारा दिसंबर में पेपर है, जनवरी में। क्या एग्जांपल दिया था? चुप रहे दोस्त। आप रैनबैक्सी के एम्प्लॉय हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं, 30-40 साल आपने रैनबैक्सी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया, आपके पास सारे फॉर्मूले आ गए मेडिसिन के, सिप्ला की आपके ऊपर नज़र है। ये नालायक जब भी रिटायर होगा इसको अपनी कंपनी में मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करवाऊंगा, सारे ट्रेड सीक्रेट लेके आएगा। 40 साल जिसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करा हो, ऐसी ऐसी कंपनी के जिनमें फॉर्मूला ही क्या है बेटा, उनकी एसेट है, बाकी तो पाउडर है। इंजेक्शन में है क्या, है तो पानी ही, बस वो तो फॉर्मूला ही है बेटा। अब मुझे पता है बेटा इसने 40 साल कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया है। ये नालायक अगर किसी तरह मेरे पास आ जाए तो मैं रैनबैक्सी की बेटा रात बेरात नींद खराब कर दूंगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी सिप्ला की। उधर रैनबैक्सी को भी पता है कि सिप्ला वेट कर रहा है, गेट के बाहर खड़ा है, कि जैसे ये एम्प्लॉय जाएगा और ये नालायक उसको क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा। एम्प्लॉय को जाते जाते बोल दिया इधर एग्रीमेंट कर, कि या तो मुझे ही रीज्वाइन करेगा या और किसी को रीज्वाइन नहीं करेगा। ये जो अमाउंट मैं उसको दे रहा हूं, जाते जाते बाबुल की दुआएं, ये जो अमाउंट मैंने उसको दिया है और जो एग्रीमेंट करा है उसके साथ कि और किसी को ज्वाइन नहीं करेगा, ये कहां पर जाएगा? उसकी इनकम है ये, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है जी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था, हर वो अमाउंट जो बिफोर ज्वाइनिंग है या हर वो अमाउंट जो जॉब खत्म होने के बाद है, अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलता है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बोलो ये भी जल्दी से रिवाइज कराओ, 3 हेड में था ये। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय एम्प्लॉयर ऑन द लाइफ ऑफ हिज कीमैन एम्प्लॉय। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो एम्प्लॉयर अपने कीमैन एम्प्लॉय के लिए लेता है। कीमैन एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होता है जिस पे ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है, अगर उसको कुछ हार्म हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो सकता है। लाइव एग्जांपल, मुकेश अंबानी साहब बेटा रिलायंस ग्रुप के कीमैन एम्प्लॉय हैं, उन्हें जुकाम भी हो जाए, रिलायंस के शेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब, नीचे आ जाएगी। तो रिलायंस एम्प्लॉयर उसने बेटा एम्प्लॉय का क्या करवा दिया, कीमैन इंश्योरेंस करवा दिया, लाइफ इंश्योरेंस। प्रीमियम इसका कौन पे करता है, एम्प्लॉयर इसका प्रीमियम पे करता है। कल को पॉलिसी मैच्योर होगी, एम्प्लॉयर को पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयर के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। पॉलिसी एम्प्लॉयर ने ली है बेटा, मैच्योरिटी के टाइम पैसा एम्प्लॉयर के पास आएगा, एम्प्लॉयर फंसेगा अंडर द हेड पीजीबीपी। प्रैक्टिकल क्या होता है, पॉलिसी एम्प्लॉयर ने ले ली, कीमैन एम्प्लॉय है, उसको खुश करने के लिए पॉलिसी उसके फेवर में क्या कर दी, सरेंडर कर दी। एम्प्लॉय पॉलिसी तू ही रख ले भाई, प्रीमियम हम पे करते रहेंगे। अब पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो अमाउंट किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली मेंबर को मिला, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो 3 हेड में आता है। लास्ट टाइम एक बार तेजी से रिवाइज कराओ, मीनिंग बोलो। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय एम्प्लॉयर ऑन द लाइफ ऑफ कीमैन एम्प्लॉय। प्रीमियम कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट एम्प्लॉयर को अगर मिलेगा, एम्प्लॉयर फंसेगा अंडर द हेड पीजीबीपी। पॉलिसी के टाइम, मैच्योरिटी के टाइम एम्प्लॉय को बेटा अगर अमाउंट मिलेगा वो तब होगा जब पॉलिसी उसके फेवर में सरेंडर कर दी, तो एम्प्लॉय फंसेगा अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय निपट गया, उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिल रहा है बेटा, फैमिली मेंबर फंसेंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है जी। फिर इसके बाद 1-2 थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने और लिए थे। हमारे इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, बाहर की गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाती, उनकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होती थी। अरे 2-3 बार बोल दिया। अलाउंसेज और परक्विजिट क्या होते थे, एग्जाम्प्ट होते थे। तो ऐसे ही बाहर के जो बेटा एम्बेसी इंडिया में चल रही हैं, दिल्ली में पूरा चाणक्यपुरी एरिया, सारी की सारी एम्बेसी हैं, लॉसेज हम बाहर के एम्बेसडर के ऊपर भी क्या नहीं लगाएंगे साहब, इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो। कंडीशन नंबर 1, उनकी कंट्री में हमारे एम्बेसडर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।
वो हमारे एम्बेसीज को छोड़ेंगे बेटा तो ही हम उनकी एम्बेसी को छोड़ेंगे। कंडीशन नंबर 2, वो एम्बेसडर इंडिया में किसी टाइप का कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं करेगा। बस 2 ही कंडीशन याद कर लो। कंडीशन नंबर 1, उनकी कंट्री जहाँ की बेटा वो एम्बेसी है वो हमें छोड़ेंगे तो हम काउंटर रिएक्ट उनके एम्बेसडर को छोड़ेंगे। एंड नंबर 2, वो एम्बेसडर केवल एम्बेसी से रिलेटेड सर्विसेज देगा। इंडिया में अगर कोई बिजनेस कर लिया, कोचिंग सेंटर खोल लिया नालायक ने, अगर कोई प्रोफेशन करता है तो फिर रिलैक्सेशन नहीं है, फिर उस पर क्या लगेगा साहब, इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है जी। और एक लास्ट और लिया था बेटा, एक फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय इंडिया में अगर डेप्यूट होता है मैक्सिमम फॉर 90 डेज, एक फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय इंडिया में सर्विसेज रेंडर करता है मैक्सिमम फॉर 90 डेज, वो फॉरेन कंपनी इंडिया में किसी टाइप का कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करेगी और वो फॉरेन कंपनी अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करती है वो खर्चा इंडिया में क्लेम नहीं करेगी। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है वो एम्प्लॉय इंडिया में टैक्स फ्री होगा। क्या है, दोबारा बोलना, एम्प्लॉय किसका है, फॉरेन एंटरप्राइज या फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय है, इंडिया में वो क्या कर रहा है, सर्विसेज रेंडर कर रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल के कारण तो वो फंस गया कि अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर हुई हैं तो इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। पर अगर 3 कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर देगा तो एम्प्लॉय को छोड़ देंगे। कंडीशन नंबर 1, एम्प्लॉय 90 दिन से ज़्यादा उसका इंडिया में स्टे नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वो फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई बिजनेस प्रोफेशन ना करती हो। नंबर 3, वो फॉरेन कंपनी जो सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉय को वो खर्चा इंडिया में क्लेम ना करे। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है एम्प्लॉय की सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल दिया था बेटा, इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आना है, मुंबई सूरत क्या चलनी है साहब, बुलेट ट्रेन चलनी है। टेक्नोलॉजी किसकी है, जापान की। पैसा किसका है बेटा, सारा जापान का। अब जापान के इंजीनियर आके चेक कर रहे हैं तुम काम भी ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमें पिलर खड़े करने नहीं आ रहे, एक पिलर यहाँ खड़ा होना है उसकी हाइट कितनी होनी है हमें वो खड़ा करना नहीं आ रहा बेटा। तो वहाँ के फॉरेन एंटरप्राइज, फॉरेन कंपनी के, जैपनीज के बेटा इंजीनियर इंडिया में आ रहे हैं। अभी इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखो, सब फिट समझ में आएगा। कंपनी फॉरेन कंपनी है, एम्प्लॉय फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय है, इंडिया में आ रहा है चेक करने इंजीनियरिंग सर्विस, उसका स्टे 90 दिन या उससे कम का होना चाहिए। नंबर 2 बेटा आपका साहब, फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई बिजनेस ना करती हो, कुछ नहीं कर रही, वो जापान में है। तीसरा, फॉरेन कंपनी ने जो सैलरी दी है इंडिया में वो खर्चा क्लेम ना करे, नहीं कर रही, क्लेम करेगी भी कहाँ जब कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन तो कर ही नहीं रही। तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड हैं इंजीनियर को छोड़ दो, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। छोटा सा चैप्टर था, इनकम अंडर द हेड सैलरी 4 कैटेगरी में बांट लेना, अलाउंस, परक्यूजेट, रिटायरमेंट बेनिफिट और प्रोविडेंट फंड। ठीक है भाई, कोई क्वेरी है सैलरी में या किसी पॉइंट को रिपीट करना हो सैलरी में पूछो।